Hello friends. Friends, today I am going to start chapter number 9, some application of trigonometry, because we have successfully completed chapter number 5, arithmetic progression. Okay, so chapter number 9 is related to trigonometry. In chapter number 8 you have studied about trigonometric ratio such as sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, cot theta and sec theta. Okay, so in this chapter you will be studying about some ways in which trigonometry is used in the life around you. Trigonometry is one of the most ancient subject studied by scholars all over the world. तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में आप लोग अपने दैनिक जीवन से संबंधित ट्रिगोनोमेट्री के कुछ यूजेस के बारे में देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री अपने आप में एक अति प्राचीन जो है सब्जेक्ट रहा है, जो प्राचीन काल से स्कॉलर्स के द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है। ओके, तो as we have said in chapter number 8, trigonometry was invented because its need arose in astronomy. जैसा कि चैप्टर नंबर 8 में हमने ट्रिगोनोमेट्री में ये पढ़ा था कि ट्रिगोनोमेट्री का आविष्कार तब हुआ था जब अंतरिक्ष विज्ञान में के बारे में इसकी ज़रूरत पड़ी। तो since then the astronomer have used it for instance to calculate distance from the earth to the planet and star. तो फ्रेंड्स, चूँकि जो हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहे हैं उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल किया है, जिसमें उन्होंने पृथ्वी से दूसरे अन्य ग्रहों या तारों की दूरियों को पता लगाया। Trigonometry is also used in geography and in navigation. ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल ज्योग्राफी के क्षेत्र में भी और इसके साथ ही साथ दिशाओं से संबंधित अध्ययन के बारे में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। The knowledge of trigonometry is used to construct maps, determine the position of an island in relation to the longitudes and latitudes. ट्रिगोनोमेट्री का जो ज्ञान है, इसकी सहायता से हम मैप और किसी आइसलैंड की पोजीशन लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड से कितना है इसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रीज के यूजेस के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट, अब आपको एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है, जिसमें सर्वेयर हैव यूज्ड ट्रिगोनोमेट्री फॉर सेंचुरीज। वन सच लॉ सर्वेइंग प्रोजेक्ट ऑफ द 19th century was the Great Trigonometric Survey of British India, for which the two largest river theodolites were built. तो फ्रेंड्स, सर्वेयर यानी जो सर्वेक्षक होते हैं उन्होंने ठीक है सदियों से ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया और करते चले आ रहे हैं। तो इन सर्वे में सबसे जो 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा और जो सबसे प्राचीन सबसे बड़ा जो ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे हुआ था, जिसका नाम है द ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे, जो कि ब्रिटिश कालीन भारत में दो थियोडोलिट्स जिसके दौरान बनाया गया था, और थियोडोलाइट इस थियोडोलाइट का इस समय आविष्कार किया गया था। और ड्यूरिंग द सर्वे इन 1852 यानी 1852 सर्वेक्षण के अनुसार द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड वाज डिस्कवर्ड। विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की खोज की गई जब 1852 की ठीक है सर्वे हो रहा था उसके उपरांत।
From a distance to cover 160 kilometer, the peak was observed from 6 different stations. लगभग 160 किलोमीटर से अधिक दूरियों से उस पर्वत की जो चोटी है उसे 6 अलग अलग स्टेशनों से ऑब्जर्व किया गया। तो इन 1856 दिस पीक वॉज नेम्ड आफ्टर सर जॉर्ज एवरेस्ट। 1856 में इस ऊंची चोटी का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। Who had commissioned and first used the giant theodolites. The theodolites are now on display in the Museum of the Survey of India in Dehradun. तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8,848 मीटर है, इसकी खोज, इस सबसे ऊंची चोटी की खोज 1856 ईस्वी में सर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा की गई थी और इन्हीं के नाम पर उस सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट, इन्होंने जो है एक थियोडोलाइट का इस्तेमाल करके इस माउंट एवरेस्ट की चोटी का पता लगाया था। थियोडोलाइट्स एक ऐसा जो है यंत्र है जो वर्तमान में देहरादून के पुरातत्व म्यूजियम में रखा हुआ है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे डायग्राम में एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है जिसका नाम है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट एक ऐसा सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स विद अ रोटेटिंग टेलीस्कोप। तो थियोडोलाइट एक ऐसा सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रिगोनोमेट्री के सिद्धांत पर काम करता है और जिसका इस्तेमाल एक घूमने वाले टेलीस्कोप के द्वारा विभिन्न प्रकार के एंगल को मेजर किया जा सकता है। ओके, तो इसी थियोडोलाइट का यूज करके माउंट एवरेस्ट की हाइट को सबसे पहले 1856 ईस्वी में सर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा ज्ञात किया गया था और उन्हीं के नाम पर उस सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूजेज है हाइट एंड डिस्टेंस के क्षेत्र में। तो इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ ट्रिगोनोमेट्री इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग डिस्टेंसेज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअली मेजरिंग देम। तो इस चैप्टर में हम ऐसे विभिन्न जो है चीज़ों की या विभिन्न वस्तुओं के दूरियों को मापेंगे बिना एक्चुअली मेजर किए हुए, बिना किसी जो है मेजरिंग टेप के इनको हम फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो लेट अस कंसीडर फिगर नंबर 8.1 ऑफ प्रीवियस चैप्टर विच इज़ redrawn below in figure 9.1. In this figure, the line AC drawn from the eye of the student to the top of the minar is called the line of sight. The student is looking at the top of the minar. The angle BAC so formed by the line of sight with the horizontal is called the angle of elevation of the top of the minar from the eye of the student. Students, फिगर 9.1 में आप देख सकते हो कि एक छात्र एक ऊंची मीनार को, उस ऊंची मीनार के टॉप सिरे को किसी एक पॉइंट से देख रहा है। तो उस स्टूडेंट के द्वारा मीनार की चोटी को देखा जा रहा है। तो उसकी आँख से उसकी मीनार को देखने का जो एक इमेजिनरी लाइन होगी जिसे हम लाइन ऑफ साइट के नाम से जानते हैं, तो इस लाइन ऑफ साइट और उस स्टूडेंट के आँखों से सीधा ग्राउंड के पैरेलल
जो लाइन जाती है जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये स्टूडेंट है, यहाँ से ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये स्टूडेंट की आँख से सीधा टॉप सिरे को मिलाती हुई जा रही है, इसे हम लाइन ऑफ साइट के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो जो एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बने हुए एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और इसी प्रकार से अब हम फिगर नंबर 9.2 की बात करें तो फिगर नंबर 9.2 में यहाँ आप देख सकते हैं कि एक, ठीक है, सर्वेयर या मान लेते कोई एक ऑब्जर्वर है जो किसी उड़ती हुई पतंग को देख रहा है। तो इसकी आँखों की और जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है इस लाइन को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और उसकी आँखों से जो सीधी पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है ग्राउंड के, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल है इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानते हैं। और आपको याद रखना है एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है। अब अगर हम दूसरे डायग्राम 9.3 की बात करें तो आप देख सकते हो कि एक, ठीक है, एक द गर्ल सिटिंग ऑन बालकनी इज लुकिंग डाउन द at flower pot placed on a stair of the temple. In this case the line of sight is below the horizontal line. अब आप देख सकते हो एक लड़की जो है किसी कमरे की बालकनी के बाहर से ग्राउंड पे रखे किसी फ्लावर पॉट को देखती है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि उस लड़की की आँखों के सीधे सीधे जो लाइन ग्राउंड के पैरेलल जाती है तो इस पैरेलल लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अब वो लड़की इस पैरेलल लाइन से यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे किसी एक ऑब्जेक्ट को देखती है तो ये वाली लाइन हमारी लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। दिस इज़ द लाइन ऑफ साइट एंड दिस लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच में इस बार भी एंगल बन रहा है। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बन रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट इन दोनों के बीच बने हुए एंगल, और ये एंगल यदि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे अगर बनता है तो इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। बट यहीं पर अगर ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता तो इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं और इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में स्पेशली हमें दो ऐसे पॉइंट्स को समझना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल के बारे में। थैंक यू।